नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय फैशन एंड टेक्नोलॉजी में विषय आज का विषय है उपकरण एवं सहायक सामान। आज का प्रसंग है उपकरण एवं सहायक सामान। आ- आइए बताते हैं उपकरण एवं सहायक सामान के लाभ। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं सहायक सामान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उचित उपकरणों के प्रयोग से हमें निम्न प्रकार के लाभ होते हैं। अगर हमारे पास उचित उपकरण रहेंगे, उससे हमें बहुत सारे लाभ होंगे। उससे हमें कार्य करने में सरलता प्रदान होगी। जिस तरह से हमारे पास अगर किसी चीज का टूल्स का अभाव रहता है तो हमारे कोई भी कार्य ढंग से नहीं होते हैं। इसलिए अगर उचित उपकरण मेरे पास है तो उससे हमें कार्य में सरलता प्रदान होती है। आइए बताते हैं उसके लाभ क्या क्या हैं। उपकरण पहला है समय की बचत, दूसरा है अच्छी आमदनी, तीसरा है कार्य में सामान्यता, फिर उसके बाद है बड़े पैमाने पर उत्पादन, फिर उसके बाद है पांचवा है क्रमबद्ध कार्य होना। आए समय की बचत। किसी भी उपकरण का अगर हमारे पास कोई भी उपकरण सही ढंग से है और मेरे पास उपलब्ध है तो कोई भी कार्य करने में हमें आसानी होती है और उससे समय की बचत होती है। अगर मेरे पास कोई उपकरण की किसी उपकरण के अभाव में हम कार्य को नहीं कर पाते हैं तो वो समय हमारा बर्बाद होता है। समय की बचत के लिए उपकरणों का होना हमारे पास आवश्यक होती है। फिर आता है अच्छी आमदनी। अच्छी आमदनी क्या है? जब हमारा कोई कार्य समय पे अच्छे से हो जाता है और उसके बाद हम दूसरा कार्य लेते हैं तो पहला जो कार्य हमारा, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कोई भी कपड़े की सिलाई करते हैं या मतलब कोई भी कार्य करते हैं, उसको बेचने में उसको मतलब समय पे हमारी बिक्री होती है, उससे अच्छी आमदनी और दूसरा कार्य अच्छी आमदनी होती है और दूसरा कार्य हम सरलता से ले सकते हैं। इससे हमें अच्छी आमदनी होती है। फिर आता है कार्य में सामान्यता। कार्य में सामान्यता तब संभव है जब हमारे पास कोई भी टूल्स, कोई भी उपकरण मौजूद रहे। जैसे कि हमें किसी भी ड्रेस का नाप लेना है तो अगर हम कार्य में समानता लाने के लिए उसको नापने की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है तो उसको कोई भी पोशाक बनाने के लिए हमको मेजरिंग टेप की आवश्यकता पड़ती है। अगर मेजरिंग टेप नहीं रहेगा तो कोई भी ड्रेस हम तैयार कर रहे हैं तो उसकी उचित नाप नहीं होगी तो हमारा ड्रेस खराब हो सकता है। बिना नाप के हम उसको नहीं तैयार कर सकते हैं। अगर हम नाप लेकर तैयार करते हैं तो वो परफेक्ट बनता और कार्य में समानता आती है। फिर उसके बाद आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन। बड़े पैमाने पर उत्पादन का मतलब होता है हम किसी भी कार्य को छोटे से बड़े पैमाने पे उसको करना चाहते हैं तो जब हमारे समय की बचत होगी, आमदनी होगी, अच्छी आमदनी होगी और हमारा कार्य मतलब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है, तभी हम किसी चीज को छोटे स्तर से ऊंचे स्तर पे उत्पादन के लिए ले जा सकते हैं। उसके लिए हमें बड़े बड़े फैक्ट्रियों का भी अगर आवश्यकता पड़ता है छोटे स्तर से बड़े स्तर पे जाने के लिए, तो हमें जब तक हमें अच्छा ज्ञान नहीं रहेगा कि हमको कार्य कैसे करना है तो किसी बड़े उत्पादन की हम कार्य को नहीं कर सकते हैं। बड़े उत्पादन के कार्य के लिए हमको पहले समय और कार्य का ज्ञान होना आवश्यक होता है। फिर आता है हमारा क्रमबद्ध कार्य होना। जैसे कि एक लय में एक सिरे में से काम होना। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि हम कोई भी टेलिंग व्यवसाय में जैसे कि कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो उसको एक तरह से उसको एक सिरे से हम काम करते हैं। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है टूल्स की, उपकरणों की आवश्यकता होती है और उपकरणों की आवश्यकता के लिए हमको उसकी जानकारी होना आवश्यक होता है। आइए हम बताते हैं उपकरण एवं सहायक सामान की आवश्यकता हमें कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है। उपकरण एवं सहायक सामान के वर्ग वर्ग क्या होते हैं? जो मतलब अलग अलग उसमें बटे होते हैं। लाभों को देखते हुए, जैसे हम ऊपर आपको आगे पहले बताए हैं
कि लाभों को देखते हुए टेलरिंग के उपकरण एवं सहायक सामान के निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। टेलरिंग व्यवसाय में जो उपकरण है उनको निम्नलिखित भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसको बांटने के लिए पहले आता है हमारा नाप लेने का। कोई भी टेलरिंग व्यवसाय में कोई भी ड्रेस बनाने के लिए, कोई पोशाक बनाने के लिए सबसे पहले हमको आता है नाप लेने एवं ड्राफ्टिंग के उपकरण, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग एवं मार्किंग के उपकरण। फिर आता है उसके बाद कटिंग एवं सिलाई के उपकरण। फिर उसके बाद से आपका आता है सिलाई के उपकरण। फिर लास्ट में आता है आपका सबसे अंत में प्रेस के उपकरण। पहले हम बताते हैं आपको नाप लेने के उपकरण। नाप लेने के उपकरण, नाप लेना क्यों आवश्यक होता है? जब हम कोई भी टेलरिंग व्यवसाय में नाप लेते हैं, तभी हमारे ड्रेस की पोशाक, किसी भी चीज को तैयार करने के लिए, किसी भी पोशाक को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका नाप लेना आवश्यक होता है। नाप लेने और ड्राफ्टिंग करने के लिए कपड़े के नापना पड़ता है, जिसके लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना उपकरण के ज्ञान के हम किसी भी चीज का नाप नहीं ले सकते हैं। हमको देखना होता है कितना इंच, सेंटीमीटर, क्या कैसे हमको नापना है। तो इसमें आते हैं नाप के उपकरण में सबसे पहले आता है इंच टेप, फिर आता है आपका सीपीजी मेजरिंग टेप, फिर उसके बाद से आता है गिदरी माप, फिर आता है माप का स्टैंड, फिर इसके बाद लास्ट में आता है आपका मीटर, ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको इंच टेप के बारे में। इंच टेप के बारे में हम बताएंगे आपको। नाप लेने की आवश्यकता सबसे पहले क्या कहते हैं, मेजरिंग टेप की आवश्यकता पड़ती है। नाप लेने से पोशाक अच्छी बनती है और फिटिंग सही रहता है, तो उसके लिए हमको मेजरिंग टेप की आवश्यकता पड़ती है। मेजरिंग टेप क्या होता है? हम किसी भी व्यक्ति का नाप लेते हैं तो उसके फिटिंग के लिए, तो उसमें मेजरिंग टेप क्या है? ये रबड़ और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जो कि इसका 60 इंच का होता है और 192 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर का होता है। एक तरफ इंच का निशान होता है और एक तरफ सेंटीमीटर का निशान होता है। 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं, 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं और इसको नाप लेने के लिए इंच टेप की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमारा दूसरा आता है सीपीजी मेजरिंग टेप। सीपीजी मेजरिंग टेप एक महत्वपूर्ण टेप है नाप के लिए। ये सिर्फ ज्यादातर कोट के लिए, ओवरकोट के लिए, कोट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीपीजी मेजरिंग टेप से एक बार में 3 नाप लिया जा सकता है: तीरे का नाप, छाती का नाप, डेप्थ ऑफ साइड का नाप। और इसके बाद हमको ओवर शोल्डर का नाप और अंडर शोल्डर का नाप इससे लिया जा सकता है। फिर आता है आपका गिदरी का नाप। तीसरे नंबर पे क्या आता है? गिदरी का नाप। गिदरी का नाप से मतलब होता है कि टांगों के अंदरूनी भागों को नापने का ये मेजरिंग होता है। जैसे कि ये एक स्टैंड नुमा बना होता है, ऊपर की साइड में अर्धचंद्र टाइप का ये एक गोला बना होता है, जिसके मध्य में इसके इंच के निशान लगे रहते हैं। टांगों के बीच में फंसा करके इसका नाप लिया जाता है। इससे नापने से व्यक्ति को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसके बाद से आता है माप का स्टैंड। ये एक प्रकार का स्टैंड होता है जो कि लंबे ड्रेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लेडीज गाउन, ओवरकोट और क्या कहते हैं उसमें लेडीज गाउन के लिए बनता है। फिर आता है आपका मीटर। मीटर के प्रयोग आज पहले के समय में किया जाता है, अब के समय में इसका कपड़े की दुकानों पे ज्यादातर किया जाता है। मीटर क्या है? मीटर का पहले गज और गिरा में इसका नाम होता था, लेकिन अब ये 100 सेंटीमीटर का बना होता है, जो कि कपड़े की दुकानों पे इसके मापने का काम होता है। फिर इसके बाद आते हैं नाप लेने के उपकरणों के बाद आते हैं, उसके बाद आता है हमारा ड्राफ्टिंग व मार्किंग के उपकरण एवं सहायक सामान।
ड्राफ्टिंग करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जब तक हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा, जैसे कि हम जब कोई ड्राफ्ट बना रहे हैं तो हमको उसका ज्ञान नहीं होगा, तो फिर जाके हम कैसे कपड़ों का या किसी भी चीज का नाप ले सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। नाप लेने से ही नहीं, उसके मेजरमेंट भी आना चाहिए। तो फिर आता है, आइए हम बताते हैं आपको इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है आपका यल स्केल, दूसरा आता है ग्रेजुएटेड स्केल, तीसरा आता है टांग के आकार वाली स्केल, फिर उसके बाद आता है फुट्टा, फिर आता है दर्जी कला कर्व, फिर आता है आपका फ्रेंच कर्व, फिर आता है आपके इसके बाद कार्ड के फुट्टे, फिर आता है प्रकार। आइए बताते हैं यल स्केल क्या होता है। यल स्केल, यल स्केल, यल स्केल का एक प्रकार से ये एल्युमिनियम और प्लास्टिक का बना होता है, लकड़ी और प्लास्टिक का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। इसका प्रयोग करने के लिए इसको गुनिया भी कहा जाता है। यह एक सिरे पे इसके 12 इंच और दूसरे सिरे पे 24 इंच का निशान लगा होता है। इसका यूज ज्यादातर जैसे कि बढ़ई, राजगीर प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ड्राफ्टिंग में हम बोर्ड पे 90 अंश का कोड बनाने के लिए या लाइन खींचने के लिए करते हैं। फिर क्या होता है ग्रेजुएटेड स्केल, यह एक प्रकार का ग्रेजुएटेड स्केल एक प्रकार का कार्ड होता है, कार्ड स्केल होता है। जैसे कि इस पे एक सिरे पे 12 इंच का और उसमें 12 इंच में जैसे ड्राफ्टिंग करने के लिए इस कार्ड का प्रयोग करते हैं, स्केल का प्रयोग करते हैं। उसमें 1/4, 1/6, 1/8 का प्रयोग सेंटीमीटर और इंच में प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आता है आपके टांग के आकार वाली स्केल। टांग के आकार वाली से स्केल से मतलब होता है जैसे आपको टांग के अंदरूनी भागों का नाप लेना है, जिसे कहते हैं लेग सेपर। लेग सेपर क्या होता है कि हमको टांगों के बीच के गोलाइयों को नापने के लिए इस स्केल की आवश्यकता पड़ती है। इस स्केल की 24 इंच से लेकर 30 इंच तक का होता है। एक सिरे पे इसको सीधा हल्का सा सीधा होता है, दूसरे सिरे पे हल्का सा कर्व होता है, मुड़ा होता है। इसको टांगों के बीच के अंदरूनी टांगों के बीच की गोलाई नापने के काम में आता है। फिर हमारा आता है फुट्टा, जिसको हम फुट रूल भी कहते हैं। फुट्टा दो तरह का होता है, जैसे कि मतलब एक 12 इंच का होता है, एक 24 इंच का होता है। फुट्टा और मेजरिंग टेप में बस 2 पॉइंट का अंतर होता है। फुट्टे में 1 इंच में आपका 10 पॉइंट होता है और मेजरिंग में आपका 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं। इसका ज्यादातर हमको लाइन खींचने में प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आ जाता है दर्जी कला कर्व। दर्जी कला कर्व क्या होता है, जो कि दर्जी कला कर्व क्या होता है, ये भी एक प्रकार का स्केल होता है, जो कि इसको दर्जी ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व होता है, ये 12 का सेट आता है, जिसका प्रयोग हमें क्या कहते हैं, उसमें मुड्डे का गोलाई, गले की गोलाई और इसको बनाने के काम में आता है। ये ज्यादातर इसमें से 3 और 4 का प्रयोग ज्यादा होता है। फिर आता है कार्ड के फुट्टे। कार्ड के फुट्टे आते हैं, जैसे कार्ड के फुट्टे होते हैं, इसको हम नापने के काम में लाते हैं और ज्यादातर इसका प्रयोग हम कॉपी पे करते हैं। फिर आता है प्रकार यानी कंपास। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कंपास क्या होता है कि ज्यादा इसका प्रयोग हम गोलाई देने के लिए करते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला फ्रॉक हो गया, स्कर्ट हो गया, नीचे का कोई गोलाई का फ्लेयर है उसको देने के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है ड्राफ्टिंग और मार्किंग के उपकरण एवं सहायक सामान। ड्राफ्टिंग करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। ड्राफ्टिंग करने के लिए हमको जिस उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है वो है हमारे, पहला आ जाता है आपका ड्राफ्टिंग की मेज, दूसरा आ जाता है गरम कपड़ा, तीसरा आ जाता है ब्राउन पेपर, फिर चौथा आ जाता है आपका दर्जी चौक, फिर आ जाता है ड्राफ्टिंग की कॉपी,
फिर आ जाता है आपका पेंसिल व रबड़, फिर आता है आपका ब्रश। आइए बताते हैं ड्राफ्टिंग के मेज के बारे में। ड्राफ्टिंग के मेज के बारे में आपको हम बताते हैं। ड्राफ्टिंग का मेज, ड्राफ्टिंग करने के लिए आसान हो जाता है। हम किसी भी पोशाक की ड्राफ्टिंग करते हैं, किसी भी चीज की ड्राफ्टिंग जब करते हैं तो उसको हमको मेज की आवश्यकता पड़ती है। इस मेज की लंबाई जो होती है 6 फीट होती है, और इस मेज की ऊंचाई जो होती है 3 फीट होती है, और चौड़ाई हमें 4 फीट होती है। चौड़ाई 4 फीट होने के लिए, ताकि हमको अच्छे से कपड़े इस पे ड्राफ्ट किए जा सके, या मतलब कोई भी ब्राउन पेपर पे ड्राफ्टिंग बताते हैं तो उसको मतलब मेज पे आसानी से किए जा सके। इसका ऊपरी भाग जो होता है समतल होता है, बराबर होता है। फिर आता है हमारा गरम कपड़ा, मिल्टन क्लॉथ जिसको कहते हैं। ये एक प्रकार का ये कपड़ा उलन होता है, जो ब्राउन कलर या मतलब ब्लू कलर यानी मतलब भूरे रंग का या नीले रंग का होता है। इसको हमको ड्राफ्टिंग मेज पे बिछा करके और उसको ड्राफ्टिंग करना होता है। फिर आता है हमारा ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर हम यूज क्यों करते हैं? ब्राउन पेपर का यूज हम प्रशिक्षार्थियों को पैटर्न बनवाने के लिए या ड्राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ये भूरे रंग का एक पेपर होता है। फिर होता है आपका दर्जी चौक। दर्जी चौक जिसको कहते हैं मिल्टन चौक। मिल्टन चौक कई कलर के होते हैं, लाल, पीला, नीला। इससे हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग जहाँ करते हैं वहाँ निशान लगाते। कोई भी अगर हम ड्राफ्टिंग करते हैं ताकि हमारा निशान लगाते हैं, ताकि जहाँ से हम कटिंग करें वो पहचाना जा सके, इसलिए टेलर चौक का ही प्रयोग करते हैं। फिर आता है ड्राफ्टिंग की कॉपी। ड्राफ्टिंग की कॉपी बनाना इसलिए आवश्यकता पड़ती है, जब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो उसमें सारी मेजरमेंट लिखते हैं, तो इसकी एक हम बुकलेट या कॉपी बना लेते हैं। तो उसको कॉपी बनाने के लिए जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं कोई नाप भूल ना जाए, या कभी भी हमें किसी चीज की ड्राफ्टिंग अगर की है तो याद रखने के लिए ड्राफ्टिंग कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। और उसे कभी भी हम खोल के दे सकते हैं कि किसी पोशाक की ड्राफ्टिंग कैसे बनी है, कितना इंच कितना सेंटीमीटर हमको लेना है, इसलिए ड्राफ्टिंग कॉपी का बनाना आवश्यक होता है। फिर आता है पेंसिल व रबर। पेंसिल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं। ब्राउन पेपर पे बच्चों से ड्राफ्टिंग जब प्रशिक्षार्थी बनाते हैं, विद्यार्थी बनाते हैं, तो पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। जहां हमको लाइन खींचना, निशान लगाना है, वहां पेंसिल से, ताकि उसको अगर गलत होने पे इरेज किया जा सके। फिर जाके उसके बाद आता है रबर। रबर के प्रयोग हम जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं वो उसको गलत हो जाए या लाइनिंग गलत खींच जाए तो उसको रबर से साफ किया जा सके। फिर आता है ब्रश। ब्रश को मिल्टन क्लॉथ पे कोई भी गंदगी गिरा रहे या ब्राउन पे या जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वहां पे कोई भी गंदगी इसे ब्रश से साफ किया जा सके। फिर आता है उसके बाद से हमारा कटिंग के उपकरण एवं सहायक सामान। कटिंग, जब हमारी ड्राफ्टिंग हो जाती है, मेजरिंग हो जाती है, ड्राफ्टिंग हो जाती है, उसके बाद से आता है हमारे कटिंग का कार्य आता है। कटिंग का कार्य जब हमारी ड्राफ्टिंग सही होती है उसके बाद से हम क्या करते हैं, कटिंग का कार्य करते हैं। कटिंग करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें आता है पहला आता है कटिंग की मेज अथवा फट्टा। फिर आता है बड़ी कैंची। फिर उसके बाद से आता है कैंची। फिर आता है बिजली की कैंची। फिर आता है बटन होल वाली कैंची। फिर आता है पिंकी कैंची। फिर छोटी कैंची। फिर उसके बाद आता है छेदक। पहले हम ड्राफ्टिंग मेज के बारे में अथवा फट्टे के बारे में जानते हैं। कटिंग मेज जैसे कि हम ड्राफ्टिंग मेज का यूज करते हैं वही सेम होता है कटिंग मेज की मेज। कटिंग के मेज की मेज लंबाई होती है 6 फीट और चौड़ाई होती है 4 फीट और ऊंचाई होती है 3 फीट, और फट्टे का प्रयोग हम बोर्ड पे करते हैं। फिर आता है हमारा बड़ी कैंची। बड़ी कैंची यह पीतल की बनी हुई कैंची होती है, जो कि पीछे से इसके पीतल का मतलब जहाँ पे हम पकड़ते हैं, यानी मतलब उंगली जहाँ पे हम उंगली और अंगूठे का प्रयोग करते हैं वहां पे ये पीतल की बनी होती है। और इसको
इसका लंबाई होता है 10 से लेकर के 14 इंच तक का होता है, यानी 25 से लेके 35 सेंटीमीटर तक का होता है। और ये थोड़ा भारी होने के कारण कपड़े पे दबाव जो होता है अच्छे से बना रखता है, और एक साथ में ये 7 से 8 तह काट सकता है। फिर आती है कैंची। ये कैंची जो नॉर्मली हम घर में या कोई भी यूज करता है, इसकी लंबाई 8 से लेके 10 तक होती है, और इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है। फिर उसके बाद आती है बिजली की कैंची। बिजली की कैंची बड़े बड़े उद्योग में, कारखानों में किया जाता है। सामान्यतः मतलब इसको कहीं और भी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजली की कैंची जो होती है एक बार में 50, 100, 200 तह एक साथ कटिंग करती है। इसका प्रयोग हमें लाइट द्वारा, बिजली द्वारा ही किया जाता है, और इसका बड़े बड़े कारखानों में ही प्रयोग होता है। ये 2 तरह की होती है, एक सीधी और एक आगे से मुड़ी हुई कैंची। इसका प्रयोग करने से, जैसे कि मुड़ी हुई कैंची का प्रयोग हम क्या करते हैं, मुड़ी हुई कैंची का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे मुड्ढे और गले की गोलाई के लिए करते हैं। जब मुड्ढे और गले की गोलाई के लिए हम मुड़ी हुई, जो आगे से मुड़ी हुई कैंची होती है बिजली की, उससे करते हैं, ताकि वो मतलब घुमा करके काटा जा सके। फिर बटन होल कैंची का प्रयोग हम काज बनाने के लिए करते हैं। फिर होता है पिंकिंग कैंची क्या होता है, पिंकिंग सीजर जिसको कहते हैं। पिंकिंग कैंची क्या होता है, आगे इसके जो कैंची में इसके जिग जैग की तरह इसके बने होते हैं। इसको जैसे कि पोशाक में या जैसे कि फर निकले होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, उसको कोई भी रेशा ना निकले या उसके लिए यूज किया जाता है। इसके 7 से लेके 10 इंच तक का होता है। और ये क्या होता है कि जैसे पिंकी सीजर जो होता है, इसका प्रयोग हम ज्यादातर जैसे कि पोशाक के सुंदरता के लिए, या कहीं पे हमको मतलब जहाँ फर निकल रहे हैं, या फिर किसी भी कागज पे अगर हमको कोई भी मतलब कागज पे अगर मतलब कटिंग करना है, सुंदरता उसको सुंदर बनाना है, तो उसको साइड से हम उसका कट करते हैं, ताकि वो वहां से मतलब सुंदर दिखे। इसलिए ये पिंकी सीजर का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा छोटी कैंची आता है। छोटी कैंची का जैसे कि जो पोशाक हम बनाते हैं, ये 3 से लेके 6 इंच तक का होता है। जो हम पोशाक बनाते हैं, अंदर बहुत सारे धागे छूट जाते हैं। इसको जैसे थ्रेड मार्क और बहुत सारी चीजों का छोटे छोटे धागे जो निकले रहते हैं, ये छोटी कैंची का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा छेदक क्या होता है, ये एक प्रकार का नुकीला वो उपकरण होता है। जैसे कि एक रॉड रहता है, वो आगे से नुकीला, और पीछे के भाग में इसके लकड़ी का लगा होता है गोल सा, जिसको पकड़ने के लिए, कहीं भी होल बनाने के लिए हमको इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है कटिंग उपकरण के सहायक सामान, और इसी में आता है आपका कटिंग करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना है। जैसे कि बोर्ड कीन होता है। बोर्ड कीन क्या होता है, जैसे जो हम थ्रेड मार्क लगाते हैं, और जो क्या कहते हैं बोर्ड पिन होता है, बोर्ड पिन लगाते हैं, उसको हम क्या करते हैं निकालने का काम किया जाता है। फिर आता है फिरकी जैसे ट्रेसिंग व्हील हो जाता है। फिरकी का क्या कार्य है, ये एक तरह का मतलब आगे पीछे से लकड़ी का पकड़ने वाला गोल लगा होता है, और आगे चक्र बना होता है। इससे हमें क्या करना होता है, जैसे कोई निशान एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे अगर निशान लगाते हैं, तो ट्रेसिंग व्हील का यूज करते हैं। उसको हम फिरकी मार्क कहते हैं या ट्रेसिंग व्हील कहते हैं। फिर हमारा आता है अब इसके बाद से आता है, कटिंग के बाद आता है सिलाई के उपकरण एवं सहायक सामान। सिलाई करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। सिलाई करने के लिए अगर हमको ज्ञान नहीं होगा, फिर जाके बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। सिलाई में हमको सुई की आवश्यकता, सुई बिना हम कोई भी सिलाई नहीं कर सकते हैं, ना मशीन की और ना ही हाथ की।
तो सुइयों की आवश्यकता होती है। सुइयां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहले होती है मशीन की सुई और दूसरी होती है हाथ की सुई। फिर उसके बाद से जैसे पहला हो गया मशीन की सुई, दूसरा हो गया हाथ की सुई। फिर उसके बाद आता है रफ्फू की सुई, फिर पिन तथा पिन कुशन। ठीक है। फिर उसके बाद पहला हम बताते हैं आपको मशीन की सुई। मशीन की सुई 9 से लेकर के 24 तक होता है, नंबर तक होता है। फिर उसके बाद से हाथ की सुई जो होती है, हाथ की सुई 0 से लेकर के 12 तक होता है। फिर इसके बाद से आता है आपकी रफ्फू की सुई। रफ्फू की सुई एक विशेष प्रकार की सुई होती है जो कि हमें सिर्फ रफ्फू करने में, जैसे कोई कपड़ा आड़ा तिरछा कट जाए तो उसको मतलब हम रफ्फू कर सके। और उसके रफ्फू वाली सुई पे आगे मुड़ा हुआ होता है ताकि हम आसानी से आड़े तिरछे वो रफ्फू कर सके। फिर आता है पिन तथा पिन कुशन। पिन क्या, जैसे हमें बोर्ड पिन होता है या सुइयां होती हैं, उसको ये पिन कुशन में हमको एकत्रित करना होता है। पिन कुशन किसी भी स्पंज का वो लेकर के उसको बनाया जाता है जिसमें हम पिन को एकत्रित कर सके। फिर हमारा आता है लास्ट में आता है फिनिशिंग व प्रेस के उपकरण एवं सहायक सामान। जैसे कि हमारे मेजरिंग के बाद, ड्रॉपिंग के बाद और कटिंग के बाद, उसके बाद से आता है सिलाई के बाद, सबसे लास्ट में हमारा आता है क्या, फिनिशिंग व प्रेस के उपकरण एवं सहायक सामान। अपने कामों में अच्छी फिटिंग व काम में सफाई के लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। सारे अगर हमारे पूरे ड्रेस बन जाते हैं तो लास्ट में फिनिशिंग के लिए हमको प्रेस की जरूरत पड़ती है, प्रेस स्टैंड की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठोस प्रेस। ठोस प्रेस क्या होता है, पहले समय में अंगीठी को जला करके उसमें एक तला होता था जो कि गर्मा करके और उसको प्रेस किया जाता था, इसको ठोस प्रेस कहते हैं। फिर पीतल की प्रेस, ये एक पीतल की प्रेस होती थी जिसमें कि कोयला लगा करके और पीछे जाली बना होता था, उसको उससे प्रेस करते थे। प्रेस तो काफी भारी होता था और काफी अच्छा होता था, लेकिन इसको जलने और कपड़े को जलने की डर होती थी, इसलिए इस प्रेस का प्रयोग अब नहीं करते हैं। फिर आता है बम्बू वाली प्रेस। बम्बू वाली प्रेस से ये भी प्रेस काफी भारी होता था और ऊपर हाथ में पकड़ने के लिए एक बम्बू लगा होता था। इसमें कोयला डाल करके इसको प्रेस करते थे और पीछे इसमें जाली होता था जिससे कि हमारी गैस निकले। इन तीनों प्रेसों का प्रयोग अब नहीं किया जाता है। अब आता है उसके बाद से आपका बिजली का प्रेस। बिजली का प्रेस जो कि ये प्रेस बिजली द्वारा चलता है और इस प्रेस का प्रयोग ज्यादातर लोग घरों में करते हैं। इस प्रेस को गर्म होने पे क्या करते हैं कि लोग स्विच से बंद करते हैं और जब ये ठंडी हो जाती है स्विच को ऑन कर देते हैं। उसके बाद से इसमें क्या होता है, कपड़ा जलने की भी डर होती है। फिर आता है आपका स्वचालित बिजली प्रेस। ये ऑटोमेटिक प्रेस होता है जो कि ये प्रेस अपने आप बंद और ऑन और ऑफ होता है। इस प्रेस में कपड़ों के अकॉर्डिंग मतलब निशान बने होते। एक हाथ जहाँ पकड़ा जाता है वहां पे गोल सा एक चक्र बना होता है जिससे कपड़ों का नाम लिखा होता है और एरो बना होता है जिससे हम जो कपड़ा जैसे उलन, रेशमी, कॉटन प्रेस करना है उस एरो को ले जाकर के उस पे हम फिट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो वो कपड़ा उस कपड़े को प्रेस करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग वो जब तक उतना ही हिट होता है अपने आप ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। इसमें कपड़ा जलने का और किसी भी प्रकार का हमको डर नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा और ऑन और ऑफ हो जाता है। फिर आता है आपकी भाप वाली प्रेस। भाप वाली प्रेस में हमको जब किसी कपड़े पे कोई भी भाप देना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आजकल प्रेसों में एक होल बना होता है जिसमें हम पानी संग्रह करते हैं और उसमें
एक बटन लगा होता है। जब हमको भाप की आवश्यकता पड़ती है तो उस बटन को दबाते हैं और प्रेस में छिद्र बने होते हैं, तो वो भाप जो होता है कपड़ों पे जा करके लगता है और प्रेस, उसके बाद वो फिनिशिंग आ जाती है प्रेस करने के बाद। फिर आता है लॉन्ड्री प्रेस। ये प्रेस काफी भारी होता है और ये सिर्फ लॉन्ड्री में ही यूज किया जाता है। ये 20 से 30 पाउंड का होता है। इसको प्रेस करने के लिए लॉन्ड्री में ही इसका उपयोग होता है। फिनिशिंग व प्रेस के उपकरण सहायक सामान। अपने काम में अच्छी फिटिंग व काम में सफाई के लिए निम्नलिखित उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर जाके आता है इसके बाद प्रेस के मेज एक प्रकार के ये मेज प्रेस के मेज होते हैं जिसमें हम रख करके कपड़ों के प्रेस करते हैं। जैसे कि आगे से ये गोल आकार के होते हैं, इसकी ऊंचाई होती है 3.5 फीट और लंबाई होती है 5 फीट और चौड़ाई होती है 2.5 फीट होती है। फिर उसके बाद आता है प्रेसिंग स्टैंड। प्रेसिंग स्टैंड क्या है? जब हम कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं तो हम प्रेसिंग स्टैंड में उस कपड़े को हम लगाते हैं। फिर आता है हमारा डुप्लेक्स बोर्ड। ये बोर्ड 2 तले में होता है। जैसे कि हम कोई भी डुप्लेक्स बोर्ड का यूज हम किसी भी, जैसे कि कोट के बाजू का प्रेस करना हो या फिर जाके जैसे पैंट के बैक साइड में प्रेस करना हो तो डुप्लेक्स बोर्ड का प्रयोग करते हैं। फिर आता है बाजू बोर्ड। बाजू बोर्ड क्या होता है? जैसे स्लिप बोर्ड होता है। स्लिप बोर्ड के लिए जैसे लेडीज का ब्लाउज हो गया और सूट का ब्लाउज हो गया तो हम नीचे रख करके या कहीं भी रख करके उसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बाजू बोर्ड का प्रयोग करते हैं। फिर आता है कुशन व स्पंज। कुशन और स्पंज। कुशन क्या होता है? दर्जी बहुत सारे, ज्यादातर टेलर अपने लिए कुशन बनाते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं कि दर्जी क्या करते हैं कुशन बनाने के लिए घुटने पे और अंगुलियों में पहनने के लिए कुशन बनाते हैं, जिससे कि कोई भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मेज पे और नीचे नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कुशन बनता है और दर्जी अपने घुटने पे और उंगलियों में पहनते हैं। स्पंज क्या होता है? स्पंज ये होता है कि जो अगर हमें किसी कपड़े पे भाप देना है या छींटा मारना है तो हमें स्पंज का प्रयोग किया जाता है। फिर पानी का बर्तन व गीला कपड़ा। पानी का बर्तन जैसे कि नीचे का तला उसका क्या होता है, बाउल जो होता है, कोई भी बर्तन हम लेते हैं तो वो समतल होना चाहिए, नीचे बराबर होना चाहिए। और गीला कपड़ा से मतलब होता है कि जब हम कपड़े पे कोई छींटा मारते हैं उसमें गीले कपड़े का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें गीले कपड़े का यूज करना चाहिए। फिर प्रेस की मेज का कपड़ा। प्रेस की मेज का कपड़ा प्रेस पे बिछाने के लिए, मेज पे बिछाने के लिए उस पे क्या होता है, जैसे कि हमारा मिल्टन क्लॉथ होता है, वो उलन होता है और मेज पे बिछा करके उस पे कोई सफेद रंग का हल्का कॉटन का कपड़ा बिछा देते हैं ताकि हमारी प्रेसिंग जो होती है सही से हो जाए। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? हैंगर में जब हमारी मेजरिंग हो जाती है, उसके बाद से हमारी ड्राफ्टिंग हो जाती है, कटिंग हो जाती है, सिलाई हो जाती है, प्रेसिंग हो जाती है, सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? कपड़ों के फिनिशिंग देने के बाद हमें कपड़े में हैंगर में लगाने होते हैं, इसलिए हमें हैंगर का प्रयोग होता है, करते हैं। उसको हैंगर के प्रयोग से हमारे कपड़े खराब नहीं होते हैं। फिर प्रशिक्षण का सारांश। इस प्रशिक्षण में हमने व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं सहायक सामान की आवश्यकता व प्रकार के बारे में जाना है और आगे हम आपको किसी विषय पे और लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।